ठीक है, एक बार टेबल को आपको पकड़ ठीक है बच्चे बैठो बेटा चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर मुझे देख बोलते हुए मिल गया तो मैं बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। आज मत कोई बोलो मत, बिल्कुल, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं है आपको, बोलोगे तो आवाज कैसे आएगी। मैं लगे पढ़ाया नहीं, आज पढ़ा नहीं, आप पढ़ाते तो हैं नहीं, यहाँ कहाँ पढ़ाया, एक बार पढ़ाया था। चलो ठीक है, अब तो हम आपको शांत रहोगे। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैंने कहा था माइक्रो को पहचानने का पहला मैंने देखा था कि एसिड सॉल्वेंट फूड में आते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रो, और जो एसिड इनसॉल्वेबल फ्रैक्चर में आते हैं वो कौन से होते हैं, मैक्रो। इसके बाद मैंने कहा था बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी का 1000 डाल्टन से क्या है कम है तो वो होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा वो क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। हमने ये पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको माइक्रो का एग्जाम्पल बताया था, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो मैंने पहला बताया था एसिड सॉल्वेंट, हाँ लो, और दूसरा था एसिड यही तो उन्होंने बताया था। मैंने कहा था ये वाले जो एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, माइक्रो। कौन होते हैं, माइक्रो। ये कौन होते हैं, मैक्रो। इसके बाद मैंने कहा था अगर 1000 डाल्टन से कम है मॉलिक्यूलर वेट तो माइक्रो, और ज्यादा है तो मैक्रो। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, मैं आपको अमीनो एसिड के बारे में बता चुका हूँ ना, ये पढ़ लिया हमने। दूसरा हमने देखा था फैटी एसिड, ये भी पढ़ लिया। तीसरा देखा था न्यूक्लियोटाइड, और क्या देखा था बेटा, मोनोसैकेराइड। मैंने ये कहा था ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, माइक्रो होते हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें
तो जैसे यहाँ पे आप लोग बताओ, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, इसके बाद पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो जाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब सिंपल सा है कि माइक्रो मैंने कहा था मोनोमर होते हैं और वो कैसे होते हैं? पॉलीमर होते हैं। दूसरा मैंने माइक्रो के लिए बताया था कि जो अमाइनो एसिड बना लिया उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन हो जाएगा मैक्रो। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो लिविंग बीइंग होते हैं या कोई, उनमें लगभग माइक्रो मैक्रो दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल से कोई भी लिविंग सेल या कुछ भी बना होता है, लिविंग बना होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था टेबल के बारे में। मैंने कहा था कि जो हमने देखा कि अगर धरती मतलब मिट्टी लिया और हमने देखा लिविंग बॉडी लिया, और अगर हमने एलिमेंट एनालाइज किया वो सेम मिला हमें, वो हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने अमीनो एसिड के बारे में आपको बताया था। आप लोग याद कर लिया अमीनो एसिड के नाम? याद कर लिए नहीं करें आप लोग? वो तो याद कर लो, 9 जो बताएं याद करने के लिए, सही है। न्यूट्रल कौन सा होता है, एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, इसके बाद एरोमेटिक, और 3 आपको स्ट्रक्चर बताए थे मैंने, वो आपको बताया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैटी एसिड, जिसे मैंने कहा था सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और कौन सा होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम सैचुरेट की बात करें तो मैंने कहा था वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और अनसैचुरेटेड में कैसा होता है? सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। इसके बाद मैंने कहा था जो सैचुरेट होता है उनमें स्ट्रेट चेन होती है, और जो अनसैचुरेटेड होता है उनमें कैसे होती है? चेन बेंड कर जाती है। तीसरा मैंने कहा था जो सैचुरेट होते हैं उनमें क्या होता है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और वो कैसे रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट जो इनका होता है एक सैचुरेट का, वो क्या होता है? हाई होता है, उनका क्या होता है? लो होता है। अगर आपको इतना पता है तो मतलब फैटी एसिड के बारे में क्लियर है। दूसरा हमने पाल्मेटिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड के बारे में मैंने कहा था, उनके कार्बन आपको याद रखना, पास बात करना। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था न्यूक्लियोटाइड में बेटा? मैंने ये कहा था, तो अब ये नाम रहेगा, पंखे बंद कर दो, आज पूरा गति में बंद है। पहले इधर जैसे बोला था आज बेटा हर तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। आपको अंधेरा लग रहा है क्या? बैठे रहो, देख रहे हैं। आज मैनेज करो, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। क्या करूँ? बड़ी प्रॉब्लम आज क्या हुआ भैया? दिन बेकार था क्या? कल मैं नहीं आया था, कल लाइट बहुत जा रही थी। कितनी लाइट जाती है रात में? 3 बार जाती है। इससे चलो गाँव पूरी रात गाँव में रहती है। चलो आपको बेटा आराम से पढ़ लो बैठ के, चलो कोई बात नहीं। आज आप लोग मैनेज करो कैसे करके, कोई सही है। आप लोग साइलेंट बैठो और सुनो, ठीक है। कल मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मैंने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए। क्या बना होता है? डीएनए की अगर लेंथ को हमको देखना है तो हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, उनसे क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। अब पहला क्वेश्चन आता है सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो मैंने कहा था आप लोगों से, एक होता है बेटा पहला नंबर पे नाइट्रोजनस बेस। क्या होते हैं? ये आपको पता है 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। डीएनए केस में थायमिन होता है और आरएनए केस में क्या होता है? यूरेसिल होता है। इसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो क्या होता है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा जो होता है वो होता है पेंटोस शुगर। क्या होता है? पेंटोस शुगर होता है, जिसमें तुम्हारा डीएनए होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए होती है राइबोज शुगर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लो आप लोग। देखो एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ। देखो अगर मान लिया वो नाइट्रोजनस बेस की बात करें, किसकी बात करें? अगर वो बात करें नाइट्रोजनस
बेस की बात करें तो आपको पता है एक क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल तो होते हैं। अगर वो एक नाम आता है न्यूक्लियोसाइड, क्या है न्यूक्लियोसाइड, तो हम लोग ये देखना है न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने कहा था बेटा न्यूक्लियोसाइड का मतलब जो होता है वो होता है पेंटोस शुगर और साथ में क्या लगा होगा, नाइट्रोजनस बेस। ये बात समझ गए आप लोग। तो हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करेगा तो वहां पे क्या होगा, अगर वो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है तो वहां पे देखो फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, इसके बाद साथ में पेंटोस शुगर भी होगा और नाइट्रोजनस बेस भी होगा। समझ गए बात। दूसरा आप लोग ये बताओ, बोलो मत बेटा कोई भी, ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, क्या है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ न्यूक्लियोसाइड आपको कैसे दिखेगा, अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर बना दे कोई, एडेनिन लगा दिया उसने, आप लोग बताओ ये क्या है, पेंटोस शुगर हो गई। तो ये क्या है, पेंटोस शुगर हो गई, ये क्या है, एडेनिन। तो इसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये इसी के साथ में अगर वो न्यूक्लियोटाइड की बात करेगा तो पेंटोस शुगर लगा दी इसने और साथ में एडेनिन है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो इसको आप बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड। अगर गुआनिन होगा तो क्या बोलेंगे, गुआनिलिक एसिड। जो लगाओ ऐसे यहाँ पे अगर टी लगाए तो इसको क्या बोलेंगे भाई, उसका नाम क्या होता है, थाइमिन होता है तो थाइमिनोसिन बोल देंगे। समझ गए आप लोग। तो ऐसे करके हम लोग बता पाएंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद मैंने जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाया था कल, वो बताया था आपको मेटाबोलाइट्स। तो मैंने कहा था मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं जिनसे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, जो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट मैंने बताया था, याद रखने का तरीका ये है कि उनका हमें फंक्शन पता होगा बॉडी में क्या होता है, और जिस बॉडी में वो बनते हैं वहीं पे यूज होते हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म वहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब था कि बन वो कहीं रहते और उनका यूज कहीं पे दूसरी बॉडी में हो रहा था, यानी होस्ट बॉडी में हो रहा था, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है आप लोगों को इतना। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या है, अच्छा मैक्रो का बताओ ना, वो तो मुझे पता है ना। मैक्रो का कौन सा टाइप है, प्रोटीन ना। तो हम लोग जो मैक्रो मॉलिक्यूल पहला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में, ये तो है। अब आप लोग ध्यान सुनो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन क्या होता है, या मैं आपसे ये पूछूं प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, आप बता सकते हो? कितने बच्चे आप बता सकते हैं प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? और किसी को नहीं पता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन? नहीं बताया आपको भाई, मैं 1000 बार बोला हूं कि हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन है। एंजाइम सारे प्रोटीन के, हार्मोन बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन, हालांकि लिपिड हार्मोन होते हैं लेकिन प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तीसरा मैंने कहा था कि हमारा सेल का ग्राउंड सबस्टेंस किसका होता है, प्रोटीन का। जितनी एंटीबॉडी सब प्रोटीन। इसके बाद आपके ब्लड में 3 टाइप प्रोटीन होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन। इसके बाद तुम्हारी एल्ब्यूमिन हो गई, ये सारी प्रोटीन होती है। एक और होती है, कौन सी होती है, ग्लोबुलिन। हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बेसिकली हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन ही तो है सारा। तो प्रोटीन ये क्या है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था बेटा प्रोटीन कैसे बनता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। मैं यहाँ बोल सकता हूँ चेन ऑफ। अब आप लोग मुझे ये बताओ खाली कि ये अमीनो एसिड का एक टाइप के होंगे? नहीं, ये बहुत सारे टाइप के होंगे। आपको बताया अमीनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं टोटल 20 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? और बेटा 20 टाइप के जो अमीनो एसिड लगा होता है उसका वही प्रोटीन बन जाता है। इसका मतलब ये बताओ कि यहाँ पे जो चेन होगी क्या वो एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? तो अलग अलग होगी ना, अलग अलग, यानी कि हम होमोपॉलीमर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोपॉलीमर बोलेंगे। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरा अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आपको तरीका तो मैंने बता दिया कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको कहा था बेटा, अगर कोई सेल होता है और सेल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था न्यूक्लियस होता है। इसके बाद डीएनए के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
तीन नाइट्रोजन बेस से एक कोडॉन बनता है और कोडॉन को कौन लेके आता है? mRNA लेके आता है और वो कहाँ आता है? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम को इसीलिए हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं ना इसको। और यहाँ पे क्या होता है, जैसा कोडॉन आएंगे वैसा ही चेन बनेगा अमीनो एसिड का, और जैसा चेन बनेगा वैसा ही प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन प्रोटीन के भी टाइप होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा है कि स्ट्रक्चर के आधार पर बताओ कितने टाइप होती है, तो आप कितने बोलोगे? 4 टाइप। कितने बोलोगे? 4 टाइप। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है वो समझ लो आप लोग। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस बोले तो कितने टाइप का होगा प्रोटीन? 4 टाइप का। पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर। और चौथा कौन सा हो जाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आप लोग ध्यान कैसे रखना है? देखो ज्यादा आपको ध्यान रखना, मैं तो आपको बोलूंगा खाली एक लाइन याद रखना आप लोग। जैसे अगर प्राइमरी की बात करेगा तो बेटा ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेट चेन होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट चेन मतलब क्या होता है बेटा? सीधी चेन होगी, कोई कुछ नहीं ध्यान रखना, खाली सीधी चेन होगी। जैसे मान लिया मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे वैलिन हो गया, ल्यूसीन मैंने लगा दी, क्या लगा रहा हूँ मैं? अब मैंने लगा रहा हूँ ना चेन। इसके बाद हिस्टाडीन हो गया, फिर वैलिन हो गया। अगर ऐसा आपको कोई चेन दिख रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा है? यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, टर्मिनल 2 होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। ये वो कभी भी पूछ लेता है कि बताओ कौन सी साइड में कौन सा टर्मिनल होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो ये इधर होगा वो सी टर्मिनल होगा और इस साइड में कौन सा होगा बेटा? एन टर्मिनल। ये बात समझे? ये पता है कहाँ से है एन और सी? एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, सी ओ है। ठीक है। अब आप लोग ध्यान कैसे रखोगे कि राइट साइड में सी होता है, लेफ्ट साइड में एन होता है? ऐसा मैंने क्वेश्चन कई बार लिख चुका हूँ। आप लोग कैसे ध्यान रखोगे बताओ? शुरू में एन होता है और शुरू अगर शुरू इधर से करने लगे तो नहीं आप लोग ऐसे ध्यान रखना, मैं तो ध्यान रखता हूँ। राइट साइड में हम लोग चाय पीते हैं, राइट कप, सी फॉर कप। कप कैसे उठाते हैं आप लोग? राइट हाथ से, राइट साइड में क्या होगा? कप सी। ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई लेफ्ट ही बैठा हो तो वो कहने लगे तो अपना तो मौत के द्वारा मैं तो राइट हैंडेड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, तो सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से काम करते हैं। उसका मतलब ये होगा कि सी टर्मिनल जिधर होगा वो राइट साइड होगा और एन होगा वो क्या होगा? लेफ्ट साइड। ठीक है। लेफ्ट कितने बच्चे यहाँ पे? लेफ्ट ही और कितने बच्चे? अरे काफी लोग हैं यहाँ पे। ये राइट हाथ और लेफ्ट हाथ का कुछ का ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है क्या? अब तुमने इतने में कर दिया, एक बच्चा बोल रहा मुझे जो बताया, मुझे ऐसे बताया सर वो ऐसा होगा ना, जन्म के बाद जो लेफ्ट ही होगा ना, तो लेफ्ट हाथ सबसे ज्यादा काम करेगा, उसी से ज्यादा काम करता है। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बताऊं नॉलेज के लिए, सुनो पहले। अरे बोल क्यों? जो हमारा ब्रेन दो हाथ से डिवाइड होता है, राइट जो साइड होता है हमारा ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू लेफ्ट साइड के। लेकिन हाँ ये बात आप बोल सकते हो कि हम लोग सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए हमारा सीधा हाथ ज्यादा एक्टिव होता है। जो लोग लेफ्ट बाएं हाथ से करने लगते हैं वो बाएं हाथ से लेफ्ट पे जाते हैं। इससे अच्छा दोनों से हो तब तो बढ़िया है। एक से ठीक है। आप लोग जो लेफ्टी हैं वो लोग सीधे हाथ से लिखने का प्रयास किया करो। नहीं लिख पाएंगे, जैसे हम लोग बायां से लिख पाएंगे इसी को सीधा से लिख पाएंगे, यही है ना। अरे मेरा भाई है लिख लेता तुम हाथ से तो सही। एक हाथ से फिजिक्स लिखा एक हाथ से ना दो कॉपी में। चलो ठीक है। अब आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। आपको ये बताओ प्राइमरी सेक्शन समझ गए? स्ट्रेट चेन होगी, एक टर्मिनल होगा एन टर्मिनल, एक होगा सी टर्मिनल। सिंपल सी चेन होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी का मतलब होता है बेटा अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेलिकल फॉर्म में, कैसा है? हेलिकल जानते हो? इसे स्प्रिंग का होता है, डीएनए का होता है, ये सब क्या होते हैं? हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म मतलब होता है ऐसा। अगर ऐसा है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको आप लोग लिख सकते हो हेलिकल स्ट्रक्चर। बेटा बोलो मत आप लोग, बिल्कुल जब बुलाएं तब बोलना, ठीक है?
टर्सरी का मतलब क्या होता है? जो बुलन लाइक 3D स्ट्रक्चर हो। बुलन लाइक का मतलब होता है जैसे आपने ऊन पे उल्ला देखा है, ऐसे होता था, लिपटी होती है ना ऊन, ऐसे ही। अगर मैं से यहाँ पे लिख दूंगा बुलन लाइक 3D स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर प्रोटीन का है तो क्या बोलेंगे? टर्सरी। और अगर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है क्यूब लाइक। कैसा होता है? क्यूब लाइक, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ एज लाइक हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन का होता है 2 अल्फा 2 बीटा, सही है, उसे बोलते हैं क्यूब लाइक। हाँ तो कितने होते हैं? अरे नहीं, मैं एज लाइक हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ। 2 अल्फा नहीं होते हीमोग्लोबिन, 2 बीटा होते हैं, वो वैसी बात कर रहा हूँ। बेटा आप लोग ये बताओ, ये समझ गए कहानी? बेसिकली प्रोटीन के बारे में इतना बता रहा हूँ खाली, आपको ये तो पता लग गया कि प्रोटीन का काम क्या होता है। दूसरा आपको पता लग गया बनता कैसे प्रोटीन। तीसरा आपको ये पता लग गया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कितने टाइप से बोलते हैं प्रोटीन के लिए, 4 टाइप से बोलते हैं। अगर आपको इतना पता है, बेसिकली हम फंक्शन अभी देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोला था कि लगभग सब कुछ क्या है प्रोटीन से बना होता है। जैसे मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हमारे अंदर जितने भी एंजाइम्स बनते हैं सब किसके बने होते हैं? मैं हाँ राइबोसोम छोड़ के मोस्टली और एंजाइम ऐसे बोला करो, ठीक है? और बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? सुनो सुनो, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली हमारा बॉडी में लगभग ज्यादा होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है लगभग, और हर जगह यूज होता है। तो आपको पता है तभी तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलता है तो आपको पता है, दाल से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, चिकन से मिलता है ना, बहुत सारी चीजों से मिलता है। अब आप लोग जैसे खाओ तो डेली आपको प्रोटीन भी लेना चाहिए, लगभग लेना चाहिए। अगर आपसे सही सलामत कहूँ तो पता कितना लेना चाहिए? आप चक्कर पड़े रहोगे लगभग 100 ग्राम। और 100 ग्राम पता है कितने से मिलेगा? बताओ कितने से मिलता होगा? मतलब क्या कितना खाना पड़ेगा तो 100 ग्राम मिलेगा प्रोटीन? 2 कटोरी दाल नहीं, उससे तो बहुत कम मिलेगा। एक अंडे में शायद ऐसे होता है 4 ग्राम मिलेगा। कितना? अगर आपने 4 अंडे खाए तो 20-25 ग्राम मिलेगा प्रोटीन। और क्या अंडा में इतना लगा 10 अंडे खा लो। सोयाबीन में हालांकि ज्यादा होता है, दाल में भी ज्यादा होता है, लेकिन 2 कटोरी का मतलब कितनी बड़ी कटोरी? इतनी बड़ी। अरे तो आप ले जाऊंगा, बताओगे ठीक है बेटा, आप लोग इतना समझ गए? बताओ इतना क्या होगा? तो हम लोग पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ लें, फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, एक लाइट ध्यान देते हैं। बेटा आप लोग ये बताओ, आप लोग जरा समझ गए सब बच्चे? प्रोटीन के बारे में बहुत दिन से बता रहा हूँ आपको, तो आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। चलो आपको किताब निकालो, समझते हैं। ये देखो क्या किताब में से लिखा है? आप चाहो तो लिख रहे क्या? लिख लिया? पीडीएफ वो चलो बनाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे। हाँ ठीक है। देख सर क्या कर रहे थे आज? मोटिवेट कर रहे थे आपको? वो पूरे दिन नहीं करते रहते हैं, हम सुनना करते हैं। यहाँ देखो बेटा, एक प्रोटीन के बारे में कहाँ है? यहाँ से है ना, तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है? माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे? तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो और एक पेन निकाल लो और देखते हैं, ठीक है? मैंने कहा था माइक्रो और मैक्रो में से, मैक्रो किससे गया? ये बताओ, हम लोगों ने माइक्रो बारे में पढ़ लिया, फैटी एसिड पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? न्यूक्लियोटाइड। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या पढ़ रहे हैं? तो मैक्रो के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो एक बार आपको अच्छे समझो इस चीज को, देखो क्या कह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ लगभग, लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्वेंट पूल। आप लोग बताओ, एसिड सॉल्वेंट पूल में आ रहे थे वो कौन थे? माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। अभी किसकी बात कर रहा है? मैक्रो की नहीं कर रहा है, ये किसकी कर रहा है? माइक्रो की।
मैंने कहा था 1800, मैंने कहा था 1000 डाल्टन से अगर कम है तो क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, या वो आते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो आगे क्या लिखा है, कह रहा है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पहला क्या है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए है, इसके बाद पॉलीसेकेराइड, और लास्ट में क्या है, लिपिड। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था, मैंने कहा था लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, लेकिन वो किस फ्रैक्शन में आता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए हम लोग कहाँ रखते हैं उसे, मैक्रो मॉलिक्यूल। कह रहे दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। देखा है सब यहाँ पे आप लोग बेटा स्टार मान नहीं है, अरे ये दो लाइट नहीं है, अरे तो हम कमेंट करेंगे, देखो देखो लाइट देखो, ऐसे चल रहा है, बैठ जाओ, कह दो हवा लग रही है, नहीं लग रही है, लाइट आ गई, ये पता कर सकता लाइट आई नहीं आई, इधर लगा हुआ इधर लगा हुआ, अब थोड़ा सुकून मिलेगा ना, ये आगे। चलो हम लोग बहुत तेज बोल रहे हैं, नहीं वो चार्ज ज्यादा है अभी। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो अब ठीक है, थोड़ा सुकून ले लो, पानी है किसी के पास, है ना जरा, अरे ये नया आया है लग रहा है, ये नया आया है, तो ये बहुत तेज बोल रहा है, पुराना वाला नहीं है। बेटा आप देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था अभी, मैंने कहा था मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, अब बोलो मत कोई, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, 1000 डाल्टन से ज्यादा हो, और वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हो, सही है, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें तुम्हारा पहला था प्रोटीन, दूसरा लिपिड, तीसरा पॉलीसेकेराइड, और चौथा न्यूक्लिक एसिड। बेटा ये बताओ, मैंने आप लोगों को लिपिड हम लोग पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे अभी, तो हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10,000 तक हो सकता है, उससे ऊपर हो सकता है। अगले कह रहे हैं for this very reason biomolecules chemical compound found in living organism are of two types. One, those which have molecular weight less than 1,000 are usually referred to as micromolecule, और अगले कह रहा है biomolecules while those which are found in the acid insoluble fraction, इनको बोलते हैं हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं, अब ये बात मैंने बहुत बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा कि जिनका 1000 डाल्टन से कम वो माइक्रो, और जिसका 1000 से ज्यादा तो वो मैक्रो। अब देखो अगले बेटा, कह रहे थे मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अब बेटा हम लोग यहाँ पे इस तरह बनाओ थोड़ा सा, कह रहे हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बाय ए विद द एक्सेप्शन क्या है, लिपिड। ये क्वेश्चन हो सकता है, नीट में ध्यान रखना। कह रहे हैं आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस देन बाय डू लिपिड कोई मॉलिक्यूलर वेट कितना डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, मतलब इसका 800 डाल्टन के ऊपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कहाँ रखा हुआ है, मैक्रो मॉलिक्यूल में। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। आगे लिखा भी होगा, कह रहा है कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट में ध्यान रखना। वो ये कहेगा कि लिपिड एक्सेप्शन क्यों है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, तो क्यों है, ये ऐसे बोल सकता है एसिड इनसॉल्युबल है, तब भी सही है, ठीक है। कह रहा है मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, और कह रहा है कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। आपको होता है लिपिड से क्या बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है व्हेन द ग्राइंड टिश्यू वी आर, अब ये वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी वही है सब कुछ। ये टेबल देखो आपको बेटा, यहाँ पे आप लोग ये बताओ मुझे,
अगर सेल, ये कह रहा है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, अगर हम ये देखें कि सेल के अंदर क्या क्या होता है तो हम लोग कैसे बता पाओगे, बताओ। जैसे पहला क्या होता है, वाटर होता है, कितना होता है। दूसरा प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और आयंस एक। मतलब अब आप लोग बताओ, अगर हमारी सेल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन ही है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन तो है। अगर अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सेल, अब बच्चे वाटर लगा पड़े क्योंकि उनको रटा हुआ होता है ना, वाटर से ज्यादा होता है, लेकिन वाटर नहीं होगा, प्रोटीन होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग खाली टेबल याद कर लो बस बात खत्म। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये आप बहुत जरूरी होता है इस चैप्टर में, वो किसकी बात कर रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वो बोले कि बताओ सेल के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन। अगर वो ऐसे ओवरऑल पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम क्या होता है, तो आप क्या लगाओगे, वाटर। तो हम लोग बेटा अब आते हैं किस पे, प्रोटीन पे आते हैं। किस पे आते हैं, आप लोग मुझे ये बताओ प्रोटीन कितने टाइप के अमीनो एसिड से बनी होती है, 20 टाइप के। दुनिया में चाहे कोई भी एनिमल हो, अगर उसके अंदर प्रोटीन बन रहा होगा और वो उन 20, अच्छा एक बात आपको और बताऊं मैं, ये बात शायद आपको पता होगा, अगर 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो ये भी ध्यान रखना, धरती पे जो भी एनिमल है वो जो कोडॉन से हमारा अमीनो एसिड कोड हो रहा है हर किसी में वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम में AUG से मिथेनिन हो रहा है तो AUG से हाथी में क्या हो जाएगा, सीरीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस कोडॉन से हमारा अमीनो एसिड जो कोड हो रहा है वही कोडॉन से हर एक स्पीशीज में वही अमीनो एसिड क्या होगा, कोड होगा। ये बात समझ गए आप लोग। चलो मैं जेनेटिक्स में डिटेल में बताऊंगा, अभी तो हम लोग प्रोटीन के बारे में खाली समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, बोलो मत कोई। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसीलिए बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। मतलब एक से ज्यादा अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से, इसीलिए बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। एक बात ध्यान रखना, वहां पे हमने बोला था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब मैं डीएनए के बारे में बात कर रहा था, यहाँ बोल रहा हूँ पॉलीपेप्टाइड। कह रहे दे आर लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। कह रहे ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज देयर आर 20 टाइप। कितने टाइप होते हैं बेटा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे दिए, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। मैंने आपको सिखाया था एक बार आपको 20 टाइप के अमीनो एसिड को लिख लेना, और अगर आप 20 टाइप के अमीनो एसिड को लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आपको याद रहेगी, ठीक है। कह रहे अब प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। कैसा होता है बेटा, नॉट अ होमोपॉलीमर। आप ये बात समझे। एक बात और सुनो, जहां जहां आपको हेटेरोपॉलीमर दिख रहा है, जहां जहां होमोपॉलीमर दिख रहा है, एक बार आपको उसको बहुत अच्छे से स्तर मान लो, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि हेटेरोपॉलीमर चेन या होमोपॉलीमर चेन। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटीन कैसे चेन होती है, हेटेरोपॉलीमर, ना कि होमो। अच्छा होमोपॉलीमर कब बोलते, जब सेम टाइप के अमीनो एसिड लगे होते हैं। जैसे अगर ल्यूसीन लगाए तो सारे ल्यूसीन लगे होते हैं तो क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको पता है बेलिन, हिस्टाडीन 20 टाइप के होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कैसी चेन होती है, हेटेरो, मतलब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड लगे होते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा a homopolymर has only one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid content is important and later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acid are essential for। अब मैंने कहा था बेटा, एक बार बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, मैंने कहा था अमीनो एसिड कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। एक टाइप होता है इसेंशियल, दूसरा होता है नॉट इसेंशियल। देखो एक बात खुद सोचो आप लोग, जैसे आप हो, आप बहुत सारा प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे, बाहर से बिल्कुल नहीं होगे, तब भी आप जिंदा रहोगे, क्योंकि नेचर ने क्या किया है, 2 टाइप के बनाए इसीलिए। अगर आप कहते अड़े पड़े हुए दाल खाना ही नहीं है तो फिर क्या करना है। अगर आपने सोच लिया है कि मैं प्रोटीन नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तब भी आप जिंदा रह लोगे आराम से, लेकिन आपके बहुत अच्छे से बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में मर रहे हैं, वो वाले हैं जो आपकी बॉडी को हमेशा नीड रहती है। जैसे सपोज मानो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और क्या बन रहा है, पायरुवेट एसिड बन रहा है, ठीक है। अब वो इस बात का तो वेट नहीं करेगा ना कि आपने प्रोटीन खाया नहीं खाया। जो एंजाइम वहां यूज हो रहे हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज यूज हो रहा है, अब बेटा हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी प्रोटीन है, प्रोटीन तो है। अब हेक्सोकाइनेज इस बात पे डिपेंड रहता है कि तुम दाल खाओगे तो बनेगा,
या वो वाले अमीनो एसिड यूज हो रहे थे जो दाल से निकलते हैं, तो आप लोग बताओ क्या वो हाइड्रोकाइनेज बनता? नहीं बनता ना। अगर आप लोग ऐसे तो आपने खाली चावल खाए तो आपको एनर्जी मिलती नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने तो प्रोटीन लिया ही नहीं। इसका मतलब नॉन एसेंशियल वो वाले होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। गॉड ने ऐसा किया हुआ है कि हमारी बॉडी में कि अगर आप नहीं भी खाओगे तब भी आपके इंपॉर्टेंट काम होते रहेंगे, और बगैर आपको अगर अच्छा चाहिए पूरा फंक्शन तो आपको डाइट में भी लेना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 साल तक कसम खा लो कि प्रोटीन नहीं खानी है, मैं बता रहा हूँ खाली कि हम डेली तो प्रोटीन नहीं खाते ना, या कभी ऐसा सुनना कि डेली हम लोग 3 टाइम दाल खा रहे ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल और इसेंशियल वो हैं जो हमें डाइट से लेने पड़ेंगे, और नॉन इसेंशियल वो हैं जो हमें डाइट से नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाई थ्रू आवर डाइट, यानी कि आपको खाने से लेने पड़ेंगे। Hence dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore amino acid can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet या food। एक बात आप लोग और समझो, देखो मैंने आपको कल ही बताया था और जो चीज स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ा तो ये बात सब रटी होंगी एकदम। मैंने कहा था जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने मान लिया दाल खाया सोयाबीन खाया, मान लो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन एक प्रोटीन है क्या? सोयाबीन का ब्रेकडाउन होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, और जो सोयाबीन में प्रोटीन है उसको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा किसमें? अमाइनो एसिड में। और हमारी बॉडी जो सेल हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा? अमाइनो एसिड, ना कि सोयाबीन तुम्हारा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच रहे हो चिकन खाया हमने तो चिकन आके यहाँ लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिकन से जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी खाओ, ठीक है, आपको आपके अंदर क्या जाना है? अमाइनो एसिड। जो आप लोग बाहर की चीजें खा रहे हो खाली टेस्टी के लिए खा रहे हो, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा हो कि हम ये खा रहे हैं ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है वो खा रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत अमाउंट का मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग सब ब्रेकडाउन किसमें होगा? अमाइनो एसिड में। और हमारी सेल के अंदर जाएगा वो क्या जाएगा? अमाइनो एसिड जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी दाल में होता है? दाल में तो ऐसे बोलते हैं सभी दालों में होता है अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो हम लोग जो खाना लेते हैं तो सोयाबीन में होता है, ऐसा होता है। नहीं सोयाबीन बड़ी दाल में ऐसे आप ऐसे अरहर की दाल ले लो, उसमें भी प्रोटीन होता है अच्छा सही है। और बेसिक बोलूँगा हर टाइप की दाल में होता है प्रोटीन, ठीक है, दाल में प्रोटीन ही होता है बेसिक, ठीक है। ऐसा कोई दाल नहीं होगा जिसमें प्रोटीन ना हो, ठीक है। चलो तुम इसलिए मुझे कि मुझे प्रोटीन लेना है तो वही वाली दाल खाना है, अच्छा चलो ठीक है, कोई सी भी खाओ, ठीक है, जो मन करे, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप लोग ये समझ गए? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा बोलो मत आपको कोई, कह रहा है सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन, सम आर एंजाइम। ये टेबल देखो आप लोग, यहाँ पे टेबल है जिसमें लिखा हुआ है पहला क्या है? कोलेजन। क्या है बेटा? ये सारे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं। आप लोग बताओ कोलेजन क्या होता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो सब क्या होता है? कोलेजन ही तो होता है। मैंने बताया भी था एनिमल वर्ल्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? ये तो होता है कोलेजन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अब आप लोग बताओ ये भी किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। इसके बाद एंजाइम, एंजाइम तो हम यही बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यानी कि बेसिकली सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो यहाँ पे आप लोग बताओ, जैसे यहाँ पे देखो एंजाइम की बात कर रहा है ट्रिप्सिन, ये भी क्या है? प्रोटीन। हार्मोन आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, लिपिड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो आधे तो कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंसुलिन, ये क्या है? हार्मोन, यानी कि ये भी प्रोटीन का। इसके बाद क्या है? एंटीबॉडी, ये तो पता ही है आपको, एंटीबॉडी हमारे अंदर होती है जो हमें डिजीज से बचाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, वो भी किसकी बनी है? प्रोटीन की। कौन सी? ग्लोबुलिन, बताओ आपको। इसके बाद रिसेप्टर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिसेप्टर होते हैं सब किसके बने हैं? प्रोटीन के। और इसके बाद GLUT4 जो ग्लूकोज को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है, वो भी किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। मतलब मेरे केस समझ में आ रहा है कि मेरा बॉडी में अब भाई 10 से 15% सेल के अंदर है, तो इसका मतलब फिर हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये भी देखा होगा जो चार्ट होता है, डाइट चार्ट होता है कहीं भी, उसमें एक टाइम पे प्रोटीन जरूर दिया जाता है बच्चों को। आप अचार खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मत खाओ, ठीक है।
लेकिन आप लोग तीनों टाइम में एक बार दाल जरूर खा लो, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और पुराने लोग बेचारे यही खाते थे ना, अब तो अभी आ गए ना कि आप मोमो खा रहे हो कि बर्गर खा रहे हो। पहले के लोग क्या खाते थे? दोपहर में दाल, सुबह को दही और शाम को दूध। क्या घर में होती थी। और लोग, मैंने आज भी गाँव लोग देखे हैं जो बाजार में जाते हैं, उन्होंने दाल इकट्ठा ले लिया 3-4 टाइम का, आज ये वाली, कल वो वाली, परसों ये वाली, चलता रहता है, ठीक है। इसमें पनीर ज्यादा होता है, पनीर ज्यादा होता है। अरे पनीर बेटा, पनीर में प्रोटीन होता है, अंडे में और भी चीज होती है। अरे तुम्हें अंडा खाना है, खाओ आराम से, प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड ले रहा हूँ मैं, डाइट लेके ना बताऊँ कि 2.5 ग्राम होता है कि नहीं। मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया था, शायद देख लो एक बार, दो ठीक है, एक और बेटा बोलो बता दो। इसमें बता रहा है 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में, 6 ग्राम। अभी रुको, अब मैं ये लिख रहा हूँ ना, क्या लिखूं? हाँ मुझे पता है। ये बताओ आप लोग एक बार में कितना प्रोटीन खा सकते हो? ये बता नहीं, किलो खा लेंगे। हाँ बताओ तो। वो फैट होता है, इस चक्कर में पनीर में ज्यादा प्रोटीन होता है। तो मैं तो ओवर कंडी कर रहा हूँ ना। हाँ तो कमी तो होगा उसमें, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी 6 ग्राम प्रोटीन, आप लोग कितने पनीर खा लोगे? 100 ग्राम खा लेगा, और 1 किलो खा लोगे। बेटा बोलो मतलब देख रहे हैं। बेटा 100 ग्राम पनीर में होता है 18 ग्राम प्रोटीन। अब आप लोग सोचो, 100 ग्राम पनीर भी तो होगा, तो 100 ग्राम का मतलब अच्छा खासा हो गया ना। अरे ऐसे मानो कि अंडे से ज्यादा ही है, 100 ग्राम तो आराम से खा सकते हो ना। अब ऐसे अब ये मत कहना कि सर हम अंडे में 5 खा लेंगे, तो खा लोगे, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे खाने से मतलब नहीं है कितना प्रोटीन होता है वो देखना, ठीक है। चलो पढ़ ले, पढ़े। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को डेली डाइट में एक बार प्रोटीन देना चाहिए, चाहे आप कुछ भी खाओ। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो दूध पियो, या फिर क्या करो, पनीर खाओ, सोयाबीन खा लो, सबसे अच्छा है, या दाल खा लो, सही है, जरूरी है, ठीक है, ओके। बेटा पढ़े हम, बात मत करो, इधर जाओ। अब तुम तो खाने पीने में आ गए। कह रहा है समार हार्मोन, समार है ETC, कह रहा है कोलिजन। अब बोलो मत बेटा। कह रहा है कोलिजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड लिखा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रोबिस्को होता है, वो किस में होता है? पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रोबिस्को। आप लोग रोबिस्को जानते हो? जब हम फोटोसिंथेसिस होता है, हाँ, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट एंजाइम कौन होता है? रोबिस्को तो होता है, जो क्या करवाता है, नहीं रेस्पिरेशन में, सॉरी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में। जब हमें ग्लूकोज से एटीपी मिल रहे होते हैं तो क्या चलता है? केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, नहीं केल्विन साइकिल होता है। केल्विन साइकिल से हमें क्या होता है? रोबिस्को एंजाइम होता है, हां C3C4 साइकिल बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी अब वो फोटोसिंथेसिस की बात है, मैं केवल बताऊं, बता नहीं। C3 और C4 साइकिल की बात हो रही है, तो यानी कि रोबिस्को क्या होता है? मेन एंजाइम होता है, और मेन एंजाइम का मतलब सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं इस तरह में, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। ये भी पूछा उसने, बताओ एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कोलेजन। और अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो कौन सा होता है? रोबिस्को। सही है, ये हम लोग बात करेंगे डिटेल में फोटोसिंथेसिस में, अभी आप नहीं समझ पा रहे थे।
फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा कि C3 होता है, C4 होता है, कैम साइकिल होता है, और ये सब साइकिलों में जो मेन एंजाइम होता है कौन सा होता है? रोवेस्को। रोवेस्को एंजाइम की एक खासियत होती है, आपने देखा होगा प्लांट अगर रोवेस्को एंजाइम प्रेजेंस है और CO2 से बाइंड किया है और बनाता क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या C4 में क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और बनता क्या है बाद में? फाइनली ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन रोवेस्को यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो मैंने कहा था एक प्रोसेस लगता है फोटो रेस्पिरेशन। अगर अभी ध्यान नहीं की बात नहीं है, C3 प्लांट में नहीं वो होता है और C4 प्लांट में नहीं होता है, तो हमें बाद में बात करेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है? पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉलीसैकेराइड। यहाँ तक हाँ बताओ, प्रोटीन बारे में सब बच्चों क्लियर हुआ सबको? चलो, हमारा नेक्स्ट मैक्रोमोलेक्यूल है बेटा कौन है? पॉलीसैकेराइड। आप लोग ये समझो पॉलीसैकेराइड क्या है, क्योंकि बच्चे समझ डर गए होंगे ना नाम सुन के, पॉलीसैकेराइड पता नहीं क्या है। डरे तो नहीं आप लोग? नहीं डरे तो सही है। चलो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? सुनो बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर यहाँ पे एक नाम आया है, वैसे किताब ने गलत बहुत दिया है, ऐसे नहीं देना चाहिए था बच्चों को डराने के लिए। यहाँ पहले में सुनाना चाहिए था मोनोसैकेराइड क्या होता है, तब वो आते पॉलीसैकेराइड में, लेकिन डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड दिया है तो आप लोग, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखो एक बात सुनो आप लोग, एक नाम होता है मोनोसैकेराइड। क्या होता है बेटा? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और सैकेराइड मतलब होता है शुगर। ये बात समझे आप लोग? जब कोई सिंगल शुगर होती है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ऐसे होता है डाइसैकेराइड, जब कोई दो शुगर लगी हो, जैसे लिखा है डाइसैकेराइड, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी शुगर होंगी? 2 शुगर। अब आप लोग एक बात समझो, एग्जाम्पल सुनो। जैसे सपोज मानो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। अब आपको ये तो पता है ग्लूकोज शुगर होती है, ये सब बच्चों को पता है ग्लूकोज है। आप लोग बताओ, डॉक्टर आपने देखा होगा जब पेशेंट भी आता है और उसे एनर्जी चाहिए होती है तो क्या देता है? ग्लूकोज। पता है क्यों देता है? क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से मोनोसैकेराइड शुगर है। और अगर आपने पॉलीसैकेराइड खाया तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम पहले 5 घंटे में कन्वर्ट किसमें करेगा? मोनोसैकेराइड में, तब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जैसे मान लो बेटा, यहाँ देखो, जैसे मान लो आपने ग्लूकोज लिया, आपको 1 मिनट के बाद तुरंत हमारी सेल एब्जॉर्ब कर लेगी और तुरंत सेल एब्जॉर्ब करके आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी। अब आपने क्या खाया? स्टार्च खाया। आपने पेड़ पत्ते खा लिए। अब पत्ते खाओगे तो उसमें स्टार्च होगा, और स्टार्च पहले बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा 4-5 घंटे में, कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड में, और उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, आप कुछ भी खाओ उसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमें एनर्जी दे रहा है। कहीं बहुत लोग ऐसे समझते हैं ना कि खाना खाया तुरंत एनर्जी आ गई, ऐसे करते नहीं बहुत लोग, जैसे खाना खा के आए ऐसे करते हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे, मैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुर्गा का समझता हूँ, जो लोग खा के आता है उसे लगता है अब तो एनर्जी है तो कभी मैं क्या कर दूंगा, फाड़ दूंगा, कितना होगा ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आपने अभी खाया है, सुनो 5 से 6 घंटे उसको डाइजेस्ट करने में लगेंगे, उसके बाद कहीं जाके हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद तब होगा ग्लाइकोलाइसिस, तब होगा क्रेब्स साइकिल, और ये होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनली बनेंगे ये ग्लूकोज से 38 ATP, तब आपको एनर्जी मिलेगी। अभी नहीं मिली है। और अगर आपने ग्लूकोज लिया है तो इसका मतलब क्या है? तुरंत एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो मोनोसैकेराइड है। जैसे आप लोग एक बार सोचो, एक बार और अच्छे बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा आइसोलेट प्रोटीन होती है ना, पानी के साथ पीते हैं, आइसोलेट प्रोटीन होती है, आप पानी के साथ पियोगे, डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाएगा ब्रेकडाउन होगा, मैंने तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आप लोग अब दाल खा रहे हो तो पहले डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो आप लोग बेटा, जब सिंगल शुगर हो तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड सुन लो। जैसे आपने दूध पिया, क्या पिया? आपको बताया दूध में कौन शुगर होती है? लैक्टोज। कौन सी होती है बेटा? लैक्टोज। अब ये कौन शुगर है बताओ? डाइसैकेराइड। कौन सी है? ये ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज और लैक्टोज में, तब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ग्लैक्टोज भी कई शुगर होती है? मोनोसैकेराइड। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जब
दो शुगर साथ में लगे हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज लगी हैं, दो शुगर हैं और दोनों कैसी हैं, मोनोसैकेराइड और साथ में जुड़ी हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब एक बहुत सारी शुगर आपस में जुड़ी हो, तो उसको क्या बोलते हैं। अब आपको समझ में आया पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है। पॉली का मतलब है मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, और बेटा सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर। अब आपको दिमाग में फंसा होगा ना, अगर मैं ये स्किप कर देता तो आपको लगता है पॉलीसैकेराइड पता नहीं क्या है, तो आप लोग ये समझ गए। आप लोग चाहो तो जल्दी से आप लोग जहां पॉलीसैकेराइड लिखा है उसके बारे में जगह है कहीं पे, मोनोसैकेराइड के बस एग्जांपल लिख लो 2-3 खाली, और 2-3 एग्जांपल लिख लो डाइसैकेराइड के, जिससे आपको ध्यान में, ठीक है। तो लिखो आप लोग थोड़ा सा निकालो मोनोसैकेराइड, ये लिखा है, जिससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा बोलूंगे तो देखो मोनोसैकेराइड, देखो पहली शुगर का एग्जांपल देखो ग्लूकोज, ये तो पहली है। आप लोग चाहो तो एक कॉपी लिख सकते हो बात, क्योंकि मैं आराम से लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको खूब अच्छे से क्लियर हो जाए, सही है ना। ये बात टॉपिक पॉलीसैकेराइड, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे, मुझे पता है। मोनोसैकेराइड में क्या लिखा आपने, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो फ्रक्टोज, नहीं मोनोसैकेराइड के लिखो फ्रक्टोज, स्पेलिंग पूछ लेना आप लोग। अच्छा बताओ फ्रक्टोज किसमें होती है, फलों में, अमरूद फल नहीं है, सब्जी है क्या। सुनो, जो पेड़ों पे फल लगते हैं मीठे मीठे लगते हैं आपको, तो उनमें कौन सा शुगर होता है, फ्रक्टोज। दूसरा आपको बता दूं, जो ह्यूमन होते हैं उनके सीमन में भी फ्रक्टोज शुगर होती है। किसमें होती है, सीमन में कौन सा शुगर होती है, फ्रक्टोज। क्यों होती है, स्पर्म न्यूट्रिशन लेते हैं उससे, ठीक है। सुक्रोज वो भी होती है, गन्ना वगैरह में सुक्रोज होती है, जैसे हम शुगर केन को होते हैं उसमें सुक्रोज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप लोग फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड शुगर है। अगर आपको ना पता हो तो ब्रैकेट में भी लिख लेना फ्रूट शुगर। ये वाला टॉपिक आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड बच्चे डर जाते हैं, देखिए पता नहीं क्या है, देख लिया। अभी मैं इसे और सिंपल करूंगा। कौन सी लिखी आपने, फ्रक्टोज। इसके बाद देखो तीसरा गैलेक्टोज, जो आपके जान मतलब नॉलेज में होनी चाहिए, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है बेटा, सारी लिखवा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। गैलेक्टोज, ये यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। अब ये गैलेक्टोज अगर आपसे पूछ रहा है, बताओ आप लोग होशियार हो, बताओ गैलेक्टोज किसमें होगी, ग्लूकोज में। अरे बेटोगे गैलेक्टोज किसमें होगी, अबे कह दो दूध में, क्योंकि दूध में कौन सी होती है, लैक्टोज, और लैक्टेज प्रोटीन किसमें होती है, अभी बताया था मैंने, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में कौन सी शुगर होगी, वो दूध में गैलेक्टोज होगी, ठीक है। तो आप लोग चाहे लिख सकते हो मिल्क, इन मिल्क, लेकिन आप लोग वो ध्यान रखना या भी मत लिखो इन दूध, वरना आप लोग फिर वहां लिखवाऊंगा दिखाओगे दोनों होती है क्या, ये लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद लिख लो, जो मैं जानी है वो लिखवा रहा हूँ, बहुत होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों लिख लो, ठीक है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बताओ किसमें होती है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इतने एग्जांपल आपको ध्यान रखना मोनोसैकेराइड शुगर के, इन्हें हमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है, मतलब सिंगल शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसके बाद फ्रक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, क्लियर हुआ। अब आप लोग हिंट डालो डाइसैकेराइड शुगर। पहला लिखो सुक्रोज, एग्जाम्पल कौन सा लिखो बेटा,
और इसमें आप लोग ऐसा करना है, तो ऐसे लिखना है आपको, याद देखो बेटा, सुक्रोज लिखा, उसके बराबर करके ब्रैकेट में लिखो, देखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मान लो आपको ये तो पता रहा है ना कौन कौन सी है इसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किसमें, ये पता है किसमें होती है, शुगर केन में, गन्ने में, सही है। चाहे आप लिख भी लो, एक और ब्रैकेट बना लो, शुगर केन, इन शुगर केन लिख लो। इसके बाद लिखो लैक्टोज, नंबर सेकंड एग्जांपल, ये होती है मिल्क शुगर, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन किसमें होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ब्रैकेट लिखो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके बाद लिखो बेटा माल्टोज, लिख लिया माल्टोज। माल्टोज पता किसमें होती है, जो हम लोग सीड वगैरह खाते हैं, जैसे चना वना हो गया और सब माल्टोज होती है, गेहूं वगैरह माल्टोज होती है, सही है। तो ये किसमें उठती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो स्टार्च होगा ना, स्टार्च, हाँ स्टार्च हो सकता है, स्टार्च में सभी होती है मिली हुई, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, समझ गए, माल्टोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्या ऐसे लिख लो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, हाँ दो ग्लूकोज, दो बार, हाँ सही सही है। इसके बाद आप लोग एग्जांपल में लिख लो किसमें होती है, तो आपको बोला जर्मिनेटिंग सीड, ऐसे लिख लो जर्मिनेटिंग सीड। ये स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी यही होगी। बेटा समझ गए। अगर आप लोग ये समझ गए कि मोनोसैकेराइड, आप समझे मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, मतलब जिसके पास दो शुगर हो तो डाइसैकेराइड और सिंगल हो तो, अब जैसे आप फल खा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या खा रहे हो, फ्रक्टोज ले रहे हो, और फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमारी बॉडी को, और वो ब्रेक डाउन किसमें करेगी, मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अरे सॉरी फ्रक्टोज में क्या होता है यार, ठीक ठीक जो भी है। अब आप लोग समझ गए, पहले बताओ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पॉलीसैकेराइड, किसकी बात करते हैं, चलो हाँ स्टार्च, पोटैटो नहीं, सब में पाया जाता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट का जो फूड स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म होता है, और एनिमल में किस फॉर्म होता है, ग्लैंडुलर फॉर्म में, हाँ सब में होगा, सही है। आप लोग जो खा रहे हो प्लांट में वो स्टार्च जो खा रहे हो, और जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन, तो सबसे पहला मैं यही करा था कि जो स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड, वो कन्वर्ट किसमें होता है, डाइसैकेराइड में, लिखा था हम लोगों ने वहाँ पे। और मैं ये लिखवाता था कि किसके द्वारा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम द्वारा, होता है नहीं होता है, जब हम पढ़ते थे डाइजेशन चैप्टर। तो चलो यहाँ पे देखो बेटा, कौन टाइम हो गया, हाँ ठीक है, ट्रेन का टाइम है, बड़ा बच्चे परेशान रहते हैं। यहाँ देखो, चलो अब हमारा टॉपिक आता है कौन सा बेटा, पॉलीसैकेराइड। अब ये पॉलीसैकेराइड भी दो टाइप के, पॉली का मतलब क्या होता है, पहले बताओ मुझे, पॉली का मतलब और इस सैकेराइड का मतलब, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, CnH2nOl, ठीक है। अब आप लोग ये सुनो, मोर देन 1 एक से ज्यादा शुगर जब लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। ये भी आपको होता है, दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, क्या बोलते हैं बेटा, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, और एक को पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। मतलब कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज के रूप में होते हैं। जैसे
आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूं ग्लाइकोजन, क्या लिखूं बेटा? आप लोगों को पता है ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल के अंदर फूड स्टोर फॉर्म कौन सी होती है? और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेकेराइड। सही है। इसके बाद स्टार्च, आप लोग बताओ क्या स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। यानी कि प्लांट क्या करते हैं? इस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अगर हम तीसरा एक बात करें तो एक नाम आता है, क्या आता है? इनुलिन। ये डायरिया का प्लांट होता है और ये भी क्या करता है? स्टोर करता है फ्रक्टोज को। ठीक है। अगला तुम्हारा स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है जैसे सेलुलोज, ये बताओ कौन सा होगा? आपको पता है सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। ऐसे ही आपने दूसरा काइटिन, काइटिन क्या है बताओ? पॉलीसेकेराइड। और आपने काइटिन देखा होगा इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का। समझ गए? ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा, हाँ हाँ कवक का भी होता है। इसके बाद एक नाम सुना होगा नाग, सुना है? जिसे मेरिन बोलते हैं, वो भी स्ट्रक्चर देता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर है। तो ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर। और ये कौन से होते हैं? स्टोरेज। आइए मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, अंदर किताब पढ़ेंगे तो आप लोग एसटीएल बनाओ तो बना सकते हो, देख लो, लिख लो, ठीक है।